दोस्तों नमस्कार। हिंदी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए हिंदी विषय के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरी वीडियो में नए प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, राहुल सांस्कृत्यायन खड़ी बोली को नाम दिया। आपको बताना है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया। ऑप्शन ए हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी कौरवी, ऑप्शन डी मानक हिंदी। उत्तर होगा ऑप्शन सी, राहुल सांस्कृत्यायन खड़ी बोली को कौरवी बोली का नाम दिया। राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी बोली नाम दिया। राहुल सांस्कृत्यायन खड़ी बोली नाम का प्रयोग दूसरे अर्थ में किया है। इस अर्थ में कौरवी नाम का भी प्रयोग होता है। यह क्षेत्र पुराना कुरु जनपद है। इसी आधार पर राहुल सांस्कृत्यायन ने इस बोली को कौरवी नाम दिया था। इसमें बताया गया है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम क्यों दिया, क्योंकि जिस क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जाती है उसका पुराना नाम, उस क्षेत्र का पुराना नाम कुरु जनपद था। इसकी वजह से राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। अगला प्रश्न है, चार्यापद के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी सबरपा, ऑप्शन सी लुइपा, ऑप्शन डी कुकरिपा। उत्तर होगा ऑप्शन बी, चार्यापद के रचयिता सबरपा है। चार्यापद के रचयिता ऑप्शन बी होगा सबरपा है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी अज्ञेय। इसमें 4 साहित्यकारों के नाम दिए गए हैं और इसमें बताना है कि इनमें से किसने ऑल इंडिया रेडियो में काम नहीं किया है। 3 ने काम किया, एक किसी ने ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित नहीं रहे हैं, तो उसको आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन ए, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकारों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है। निराला जी की कविताओं का वाचन ऑल इंडिया रेडियो में किया गया था, परंतु निराला जी की ऑल इंडिया रेडियो में कभी काम नहीं किए। ऑल इंडिया रेडियो में अपना योगदान देने वाले साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, 1950 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक आकाशवाणी में एक परामर्शदाता के रूप में जुड़े रहे। भगवती चरण वर्मा आकाशवाणी के अनेक केंद्रों में कार्य किया था तथा रेडियो के प्रमुख संचालक भी रहे हैं। अज्ञेय जी ने 1939 ईस्वी से 1943 तक ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऑल इंडिया रेडियो में कभी काम नहीं किया, उससे कभी संबंधित नहीं रहे। बाकी सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और अज्ञेय तीनों ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया के मार्मिक अभिव्यक्ति है। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी अरुण कमल, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी राजकमल चौधरी। उत्तर होगा ऑप्शन ए, कविता के संदर्भ में उपयुक्त कथन कुंवर नारायण ने कहा है। ये नई कविता आंदोलन के सशक्त स्तंभ माने जाते हैं। जो ऊपर कथन दिया गया था वो कुंवर नारायण जी का कहा हुआ है और ये नई कविता आंदोलन से जुड़े हुए साहित्यकार है, या आप कह सकते हैं सशक्त स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी शिवमंगल सिंह सुमन। पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है? उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंचवटी प्रसंग कवि निराला की रचना है। पंचवटी प्रसंग कवि निराला की रचना है। निराला द्वारा रचित पंचवटी प्रसंग नामक एक लंबी कविता है। निराला की एक लंबी कविता है जिसका नाम है पंचवटी प्रसंग, जिसे हिंदी का पहला काव्य नाटक भी कहा जाता है। ये हिंदी का पहला काव्य नाटक भी कहा जाता है। पंचवटी प्रसंग को हिंदी का पहला काव्य नाटक भी कहा जाता है जो निराला द्वारा रचित है। जबकि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित पंचवटी एक खंड काव्य है। यहाँ एक चीज और देखिए, मैथिली शरण द्वारा रचित पंचवटी केवल पंचवटी है। पंचवटी प्रसंग निराला की है, जबकि पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है।
जो एक खंड काव्य है, जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कवि द्वारा पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया गया है। जब पंचवटी प्रसंग की बात आएगी तो निराला की रचना है, जबकि पंचवटी सिर्फ पंचवटी की नाम आएगी तो ये मैथिली शरण गुप्त की द्वारा रचित एक खंड काव्य है, जिसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? ऑप्शन ए कलिराज की सभा, ऑप्शन बी रेल का विकट खेल, ऑप्शन सी वैदिकी हिंसा हिंसा न भौती, ऑप्शन डी अद्भुत अपूर्व स्वप्न। उत्तर होगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भौती को मानते हैं। प्रहसन श्रेणी के इस नाटक में पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी का पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भौती को मानते हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और ये प्रहसन श्रेणी का नाटक है, जिसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। वैदिक हिंसा हिंसा न भौती में पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है और ये प्रहसन श्रेणी का नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? आपको बताना है एक कहानी यह भी किस लेखिका द्वारा लिखित आत्मकथा है। ऑप्शन ए प्रभा खेतान, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी मैत्रेयी पुष्पा। उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक कहानी यह भी लेखिका मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी लेखिका मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी पुस्तक में लेखिका मन्नू भंडारी ने अपने लेखकीय जीवन की कहानी उतार दिया है। इसमें उनके भावनात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहा है। देखिए इसमें दिया है, एक कहानी यह भी जो आत्मकथा है वो मन्नू भंडारी की है और इसमें उन्होंने अपने लेखकीय जीवन की कहानी को उतार दिया है। इसमें उनके भावनात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक हैं। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन डी अमृत राय। उत्तर है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा, जो कि एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं या समालोचक कह सकते हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही अवधारणा का चुनाव करें। कथन एक, द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी। द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी। कथन दो, छायावाद युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई। छायावाद युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, कौन गलत है, या दोनों सही हो सकता है या दोनों गलत भी हो सकता है, या कोई एक सही हो सकता है या कोई एक गलत हो सकता है। ऑप्शन ए केवल क्रमांक 1 सही है, ऑप्शन बी केवल क्रमांक 2 सही है, ऑप्शन सी क्रमांक 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी क्रमांक 1 और 2 दोनों गलत है। देखते हैं उत्तर ऑप्शन डी उपरुक्त क्रमांक 1 और 2 दोनों गलत है। द्विवेदी युग में देशभक्ति विषयक लघु एवं दीर्घ कविताएं लिखी गई हैं। इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए हैं। वर्णन प्रधानता द्विवेदी युग की कविताओं की विशेषता है। द्विवेदी युगीन कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। ऊपर के दोनों कथन गलत हैं और नीचे उसकी व्याख्या दी गई है। द्विवेदी युग में देशभक्ति विषयक और लघु और दीर्घ दोनों प्रकार की कविताएं लिखी गई हैं और इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए हैं। जो द्विवेदी युगीन कविताएं हैं या रचनाएं हैं उनमें सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए हैं और ये कविताएं देशभक्ति विषयक हैं और लघु और दीर्घ दोनों प्रकार की कविताएं हैं। द्विवेदी युगीन कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। अगला प्रश्न है, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए ज्ञान रंजन, ऑप्शन बी अखिलेश, ऑप्शन सी संजय, ऑप्शन डी अनिल यादव। उत्तर होगा ऑप्शन डी नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती अनिल यादव
का कहानी संग्रह है। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती अनिल यादव का कहानी संग्रह है। बनारस जैसे पुराने परंपरावादी और धार्मिक संस्कृति और ठगी युक्त परिवेश, जिसे कहानी में काशी कहा गया है, कि नगर वधुओं के नैरेटिव को प्रस्तुत किया गया है। वे नगर की वधुएं थी, आज उन्हें ही नगर से बाहर निकाला जा रहा है। कहानी संग्रह के वैचारिक फ्रेमवर्क को तोड़कर सामाजिक यथार्थ को उसके आर पार देखने की कोशिश करता है। स्त्री दलित अल्पसंख्यक अवसरवादी राजनीति और उदारीकरण के दौर में पिछड़ा साधारण आम जनता जो अलगाव का शिकार होता जा रहा है, इन सभी पर केंद्रित कहानियां नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती कहानी संग्रह जो है वो है अनिल यादव का, और उसमें दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और स्त्री को केंद्र में रखकर कहानियां लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए समीचीन है। ऑप्शन ए लोकयान, ऑप्शन बी लोकवार्ता, ऑप्शन सी लोक संस्कृति की रूपरेखा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए समीचीन है, बताना है आपको। उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए लोक संस्कृति की रूपरेखा समीचीन है। फोकलोर से आशय है लोक संस्कृति की रूपरेखा, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार। अगला प्रश्न है, संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? ऑप्शन ए वक्रोक्ति, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी अलंकार, ऑप्शन डी रस। उत्तर है ऑप्शन ए, संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के वक्रोक्ति संप्रदाय का भेद है। जो संलक्ष्य क्रम व्यंग है वो वक्रोक्ति संप्रदाय का एक भेद है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य तथ्य स्वीकार करते हुए इसे काव्य की आत्मा कहा है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिष्ठापक कौन है? आचार्य कुंतक। उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य तथ्य स्वीकार करते हुए इसे काव्य की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित जो 4 कृतियां दी गई हैं इनमें से कौन एक कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए पावस पयोनिधि, ऑप्शन बी वर्षा विनोद, ऑप्शन सी गीत गोविंदानंद, ऑप्शन डी वेणु गीत। उत्तर होगा ऑप्शन ए, पावस पयोनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पावस पयोनिधि के रचनाकार भारतेंदु युग के कवि गोविंद गिल्ला भाई की है। जो पावस पयोनिधि रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, ये भारतेंदु युग के ही कवि हैं, गोविंद गिल्ला भाई उनकी रचना है। पावस पयोनिधि के रचनाकार कौन है? गोविंद गिल्ला भाई, जो भारतेंदु युग के ही कवि हैं। अगला प्रश्न है, महिला रचनाकार की कृतियां अपने संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। उक्त कथन किसका है? कथन दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि कथन किसका है। कथन क्या है? महिला रचनाकार की कृतियां अपने संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। ऑप्शन ए मृणाल पांडे, ऑप्शन बी अनामिका, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी प्रभा खेतान। उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपरोक्त कथन लेखिका अनामिका की है। अनामिका हिंदी की कवयित्री हैं। उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल एवं केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 2021 में उनके टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उपरोक्त जो कथन था वो लेखिका अनामिका की है और ये हिंदी की जानी मानी कवयित्री हैं और इनको तमाम कई सम्मानों से पुरस्कृत किया गया है। और सन 2021 में उनको टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह है उनका, उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ऑप्शन ए नरहरि बारहट, ऑप्शन बी ईश्वरदास, ऑप्शन सी अग्रदास, ऑप्शन डी नाभादास। उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त पंक्ति नाभादास द्वारा रचित है। पंक्ति का भावार्थ है, कलिकाल के
कुटिल जीवों के उद्धार के लिए वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। ऊपर जो कथन दिया गया था उसका भावार्थ है, कलिकाल के कुटिल जीवों के उद्धार के लिए वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है? ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी भ, ऑप्शन सी छ, ऑप्शन डी क। आपको बताना है कि इन चारों में से कंठ ध्वनि कौन है। उत्तर है उपरोक्त में क कंठ ध्वनि है। क वर्ग की ध्वनियां कंठ से निकलती हैं, इसलिए कंठ ध्वनि होती हैं। तो क जो है कंठ ध्वनि है। अगला प्रश्न, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न है 17, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन सी लज्जा राम शर्मा, ऑप्शन डी बांकेलाल चतुर्वेदी। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? उत्तर होगा ऑप्शन बी, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी हिंदी के महान सेवक, उपन्यासकार तथा पत्रकार थे। गहमरी जी द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, भयंकर चोरी, खूनी की खोज तथा गुप्त भेद इनके प्रमुख जासूसी उपन्यास हैं। तो गोपाल राम गहमरी की उपन्यास है चक्करदार चोरी, और इनके और कई उपन्यासों के नाम नीचे दिए गए हैं, जिनमें है प्रमुख हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, भयंकर चोरी, खूनी की खोज तथा गुप्त भेद इनके प्रमुख जासूसी उपन्यास हैं। ये जासूसी उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन बी हेमचंद्र सूरी, ऑप्शन सी सागंधर, ऑप्शन डी मेरुतुंग। उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की प्रमुख रचना है, जो कि 13वीं शताब्दी में लिखा गया। कुमार पाल प्रतिबोध गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है। कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की प्रमुख रचना है, जो 13वीं शताब्दी में रचित है, और ये गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है। अगला प्रश्न है, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए प्रभा खेतान, ऑप्शन बी नासिरा शर्मा, ऑप्शन सी क्षमा शर्मा, ऑप्शन डी ममता कालिया। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है, आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन ए, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका प्रभा खेतान है। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका प्रभा खेतान है। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, शब्द काव्यम काव्य की यह परिभाषा देने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन ए आचार्य मम्मट, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन सी आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन डी आचार्य कुंतक। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं, काव्य की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन सी, उत्तर होगा ऑप्शन सी, उक्त परिभाषा आचार्य पंडित राज जगन्नाथ की है। पंडित राज जगन्नाथ का समय 17वीं शताब्दी तथा जन्म स्थान दक्षिण भारत है। उक्त जो परिभाषा दी गई है काव्य की, वह पंडित राज जगन्नाथ की है, और यह इनका समय था 17वीं शताब्दी, और इनका जन्म स्थान है दक्षिण भारत। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जो काव्य की परिभाषा है, वो आचार्य पंडित राज जगन्नाथ द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।